हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सी नेहा बंसल आपका स्वागत करती हूँ गाइडली की इस यूट्यूब लाइव सीरीज में, जहाँ पर आज है हमारा डे 11 ऑफ डेली एमसीक्यू डिस्कशन। तो अब तक के बाकी के 10 लेक्चर्स आई होप आप लोगों ने अटेंड किए होंगे लाइव मोड में। इन केस नॉट लाइव तो अपने प्लेलिस्ट से हमारी ऑफलाइन वीडियोस देख ली होंगी, जो कि ऑलरेडी वहाँ पर सेव है। तो अब आज जो डे 11 है, इससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्यों गाइडली डेली बेसिस पर ये लाइव वीडियोस लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर पर्पस है अराउंड 1500 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करना, जिससे कि एग्जामिनेशन के डे पर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेंज फीलिंग ना आए, आपको एक डीप आइडिया ऑलरेडी मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए अगर मेरी ऑडियो वीडियो आप तक बिल्कुल क्लियरली पहुंच पा रही है। ओके, प्लीज अपने कैलकुलेटर्स हैंडी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दोनों देखेंगे। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज उसे कैलकुलेटर्स पर लाइव मोड में प्रैक्टिस भी करें, जिससे कि कैलकुलेटर्स के साथ आपकी जो रिजिडिटी है वो खत्म हो जाए और आप बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। एग्जामिनेशन डे पर भी आपको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1। तो एक कुछ आपको बैलेंस शीट दी गई है एज ऑन 31 मार्च 2017। असेट साइड है, लाइबिलिटी साइड है, कैपिटल है, काफी सारी इंफॉर्मेशन है। अगेन मेरा सजेशन वही आएगा रिपीट मोड पर, कि जब भी इतनी बड़ी बैलेंस शीट इतने डिटेल्ड क्वेश्चंस में आपको दी जाए, तो सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अब आपको ये क्वेश्चन देखकर समझ जाना चाहिए कि इस तरह के कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे लिंक में, जिसमें ये सारा डेटा यूज आने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो सब क्वेश्चन 1 है वो आपसे क्या पूछ रहा है? करंट रेशियो। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, तो अब आपको सिर्फ वही चीजों पर ध्यान देना है जो आपके इस फॉर्मूला को डिफाइन करेंगे, ना कि पूरे डेटा को कलेक्टिवली पढ़ना। एक बार ऊपर ऊपर से पूरा डेटा देख लीजिए, लेकिन अब जो करंट एसेट्स है और जो करंट लाइबिलिटीज का कंप्यूटेशन है, वो आपको बहुत आराम से करना होगा। बताइए, देखिए करंट एसेट्स हेड में ही दिया हुआ है, तो करंट एसेट्स का टोटल क्या होने वाला है? 500 ऑन योर कैलसीज प्लस 300 अकाउंट्स रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री 200। क्या ये 1000 होता है? तो हाँ, ये तो हमें दिया हुआ है, राइट। करंट लाइबिलिटीज कितनी है वो फाइंड करनी है। फिक्स्ड एसेट्स आ गए, नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं चाहिए। डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए। नेट फिक्स्ड एसेट्स फिलहाल नहीं चाहिए। टोटल ऑफ एसेट्स दिया है। अब हम आए हैं लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी पे। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, तो ये दोनों ही आपकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। तो ऐड कीजिए 400 एंड 200। क्या आप मुझे रेशियो बता सकते हैं? 1000 डिवाइडेड बाय 600 कितना होगा? यस, दैट इज योर करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन सी। ओके, तो बस इसी तरह से हमें करना है। हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अब हम देखते हैं सेकंड सब क्वेश्चन, वो क्या पूछना चाहता है। सेम क्वेश्चन में ही क्विक रेशियो पूछा जा रहा है आपसे। क्विक रेशियो के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? क्विक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स क्या डायरेक्टली कभी बैलेंस शीट में दिए होंगे? नहीं। तो करंट एसेट्स में से आप क्या लिस्ट करते हैं कि आपको क्विक एसेट्स मिल जाए, वो बताइएगा। और करंट लाइबिलिटीज जो हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड की थी, कितनी थी वो? 400 प्लस 600, एम आई राइट? 400 प्लस 200, 600 थी। करंट एसेट्स कितने थे? 1000 थे। उसमें से आपको क्या डिडक्ट करना है वो यहाँ पर देख के बताइए। इन्हीं में से कुछ चीजें आपको माइनस करनी होंगी। बिल्कुल सही जवाब। आप हमेशा इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करते हैं। यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस तो है नहीं, इसलिए सिर्फ इन्वेंट्री आपको लेस करनी है। और आपका अमाउंट तैयार है 800 डिवाइडेड बाय 600। एंड व्हाट इज द आंसर वी गेट? करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगेन। इस बार आपको पूछना है रिसीवेबल्स टर्नओवर। ये थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकता है। रिसीवेबल्स टर्नओवर क्या होता है? कि आपके अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि आपकी जो क्रेडिट सेल्स है, वो कितने दिन में आपको फंड्स लाकर दे सकती हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका? स्टूडेंट्स, रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर से ही आते हैं अक्सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।
वो भी इस तरह के जिसमें सब कुछ लिंक होता है। तो अब अगर आपको इन फॉर्मूलाज को याद करने में दिक्कत आ रही है तो रिवीजन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। रिसीवेबल्स टर्नओवर का फॉर्मूला अगर मैं आपको बता देती हूँ फिलहाल, तो वो अभी के लिए तो चल जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पस में उसको आप ही हैं जो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस फॉर्मूला को बता देती हूँ। रिसीवेबल्स टर्नओवर का फॉर्मूला होगा आपका नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। ओके, लिख लीजिए एक बार ताकि आप याद रख पाए। रिसीवेबल्स टर्नओवर यानी कि आपकी नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। अब जब जब एवरेज आता है तब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों फिगर्स पता होनी चाहिए। फिलहाल हमारे पास सिर्फ क्लोजिंग फिगर्स है 31 मार्च 2017 की, तो हम उसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो आपके एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स कितने हैं? करेक्ट। आपकी नेट क्रेडिट सेल्स, क्या यहाँ पर आपको सेल्स से जुड़ा हुआ कोई डेटा दिया गया है? जाहिर बात है दिया गया है। पढ़ते हैं, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा सेल्स का डेटा। सेल्स 900। अब क्या इसका बाइफिकेशन दिया है, कितनी कैश सेल्स है और कितनी क्रेडिट? जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप ये मानेंगे कि ये पूरा क्रेडिट सेल है। ओके, तो आप लिख देंगे यहाँ पर ये फिगर। अब क्या आपको अपना रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो मिल चुका है? बताइए स्टूडेंट्स। यस, यू आर राइट। बट फॉर्मूला था जो यहाँ पर मेन एलिमेंट था वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये आपके लिए एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया गया है सॉल्यूशन का। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स हमने 900 ली, पूरी की पूरी सेल्स ले ली, और एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल में हमने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल लिया। ओके, नाउ वी लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको फाइंड करना है डेज रिसीवेबल्स। देखिए आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि आपकी रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कितना है, तो अब आपको डेज रेशियो फाइंड करना है कि कितने दिन में आपके ये रिसीवेबल्स रियलाइज हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला तो काफी इजी था। पूरे साल में जितने दिन होते हैं उसको आपको बस डिवाइड करना है आपके टर्नओवर रेशियो से। यस, इट्स रियली दैट सिंपल। 365 डेज अगर हम ईयर में ले रहे हैं, अब ये चीज सब्जेक्टिव है, किसी किसी क्वेश्चन में 360 भी लिया जाता है, तो हम दोनों केसेस को मान के चलते हैं। तो यहाँ पर अब आपको डिवाइड करना है इसे योर अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो कि हमने पिछले सब क्वेश्चन में देखा था। कितना था वो? 3। ये भी थ्री टाइम्स था। अब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ डेज कि कितने दिनों में आपकी रिसीवेबल्स कैश एंड कैश हो जाते हैं। भैया बताइए मुझे इन दोनों का ही आंसर। अब इसका तो 120 आएगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें यहाँ पर एक्चुअल डेज के साथ ही जाना होगा। 365 डिवाइडेड बाय 3 ऑन कैलकुलेटर्स। यस, आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी आपके लिए अटैच किया गया है। 365 अपॉन रिसीवेबल्स टर्नओवर। देखिए 365 अपॉन 3 जो हमने पिछले सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाया था, और ये आ जाते हैं आपके 121.67 डेज। राइट, अगेन इसी सीरीज के क्वेश्चंस हैं जो चल रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली ये रिसीवेबल्स टर्नओवर के फॉर्मूला से थोड़ा ज्यादा इजी है। स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और बताइए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। यस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पर भी एवरेज के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों चाहिए। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग दी गई है तो हम उसे ही एवरेज मान लेंगे और डिनोमिनेटर में सीधा 200 रखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको डायरेक्टली दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है 600। तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आएगा? अगेन 3। ठीक है, अब इन्वेंट्री डेज, जैसे हमने रिसीवेबल्स में डेज फाइंड किए थे वैसे आपको इसमें भी फाइंड करनी है। अगेन 365 टोटल डेज से आपको अपना आंसर डिवाइड कर देना है और आपको अपना करेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगेन 121.67, क्योंकि रेशियो यहाँ पर भी 3 टाइम्स ही आया था और वहां पर भी 3 टाइम्स आया था, इसलिए ये अनचेंज रहेगा।
अगेन यहाँ पर जो मेन एलिमेंट था वो था आपका फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, आप फॉर्मूला के साथ जितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जितने ज़्यादा फ्लुएंट होंगे, उतना इजी होगा आपके लिए इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को फेस करना। ठीक है, नेक्स्ट वन। चलिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन। वो वाली सीरीज पूरी खत्म हो चुकी है। A check for ₹1,000 received from Rebecca Jones, a trade debtor, should be accounted for as। अब किसी डेटर से आपको पेमेंट मिला है तो आप उसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे? देखिए, डेबिट रूल्स बताइए मुझे। डेबिट व्हाट कम्स इन? आपको चेक मिला है तो आपके पास बैंक या कैश कुछ आया होगा, क्योंकि चेक मिला है तो डेबिट हमेशा बैंक अकाउंट होगा। ओके, एंड क्रेडिट में रेबेका जोन्स का अकाउंट होगा, बिकॉज क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? रेबेका जोन्स। तो बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको कर लिया, जर्नल एंट्री से बेसिक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन। Loan to value ratio against pledge of gold ornaments and jewelry for non-agricultural purposes should not exceed dash of the value of gold ornaments and jewelry। यानी कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी को गिरवी रख के अगर किसी नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लोन लिया जाता है तो वो कितने परसेंट पर मिलता है? उस पर जो बेंचमार्क है वो कितने परसेंट का होता है? अब आप बैंकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आई सपोज इसका सॉल्यूशन तो आपके पास मौजूद होगा। नो वरीज, अगर नहीं पता है तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में जरूर आएंगे। हर क्वेश्चन आपने देखा हो या आपने सॉल्व किया हो, आपने पढ़ा हो, लर्न किया हो, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्मेशन की जो कैटेगरीज होती हैं उसमें डिफिकल्ट, एवरेज और बिलो एवरेज तीनों कैटेगरीज के क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक तरह का आपका टेक्निकल क्वेश्चन था, प्योरली थियोरेटिकल था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 75%। यानी कि अगर आप 1,000 रुपए का गोल्ड गिरवी रखते हैं तो आपके लोन की वैल्यू बस 750 हो सकती है। आपको 1,000 के हिसाब पर लोन नहीं मिलेगा, सिर्फ 750 तक का ही लोन सैंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट। मार्जिन मनी रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन अप टू ₹4 लाख इज डैश। अगेन ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। चाहें तो आप इसे भी स्टार मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर है नो मार्जिन। कि आपको एजुकेशन लोन 4 लाख तक का एजुकेशन लोन लेना है तो उसके लिए कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Under capitalization method of goodwill valuation, which of the following formulas is used to calculate the value of whole business? आप अपने पूरे बिजनेस की वैल्यूएशन किस फॉर्मूला को यूज करके कर सकते हैं? ओके, चलिए मैं मानती हूँ आपने नहीं पढ़ा है इस क्वेश्चन को, सो अब पढ़ सकते हैं, या फिर अब एमसीक्यूज को देखकर, अब सारे ऑप्शंस को देखकर क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा लॉजिकल जाएंगे हम इसमें। पूरे बिजनेस की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन ए बोल रहा है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन बी बोलता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन सी सेज इक्विटी माइनस नेट एसेट्स। ये तो नहीं होने वाली है, ऑप्शन सी तो पक्का नहीं है। ओके, अब देखते हैं ए, बी और डी में से क्या है आपका करेक्ट आंसर। इट्स ए। पूरे बिजनेस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना परसेंटेज हमारा रिटर्न है और उससे हमने इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया तो हमारे टोटल बिजनेस की क्या वैल्यूएशन होगी। ठीक है, और ये है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके लिए ही है। The formula used to calculate the value of whole business under the capitalization of average profit method। तो ये वैल्यूएशन बोलती है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। दिस फॉर्मूला कैपिटलाइजेस द एवरेज प्रॉफिट of the business at the normal rate of return to arrive at the total value of the business. Goodwill is then calculated by subtracting the net assets, यानी कि capital employed from this value of the whole business। ठीक है, इससे आपको मिल जाएगी पूरे बिजनेस की वैल्यू, और फिर आपको जो गुडविल फाइंड करनी है तो उसमें से आप लेस कर देंगे अपना कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कैपिटल आप ऑलरेडी बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं, ला चुके हैं। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Petty expenses are recorded in which of the following cash book? पेटी एक्सपेंसेस जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो कौन सी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं?
Answers in the chat box, please. Yes, students. बिल्कुल सही जवाब। आंसर है ऑप्शन ए, कॉलम सॉरी पेटी कैश बुक। जो आपकी कॉलमनर कैश बुक्स हैं वो अक्सर आपकी डिस्काउंट, कैश और बैंक इन 3 कॉलम्स के लिए होती है। जो सिंपल कैश बुक होती है वो आपके ऑर्डिनरी हर तरह का कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए होती है। लेकिन जो इस तरह के छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए एक्सप्लिसिटली बुक बनी है वो होती है पेटी कैश बुक। अक्सर यहाँ पर एक जो पेटी कैशियर है उसे दिन की शुरुआत में एक फंड दे दिया जाएगा और फिर वो पूरे दिन में उसे खर्चे करेगा, रिकॉर्ड करेगा। एट द एंड उसके पास जितना फंड बचेगा उसे पूरा रिप्लेनिश कर दिया जाएगा ओपनिंग बैलेंस के साथ। तो हमें सीरियसली बहुत इजीली पता चल जाएगा कि पूरे दिन में कितने एक्सपेंसेस हुए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन। The bank statement reports a credit transfer of rupees 400 from a customer on 29th July. Accounting entries for this are dash. नॉर्मल जर्नल एंट्री का ही केस है ये, बताइए प्लीज आंसर्स। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट में कुछ क्रेडिट हुआ है, आपके कस्टमर ने आपके बैंक में कुछ डिपॉजिट कराया। अब आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे? आपका बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ा होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन रूल्स के साथ और लॉजिक दोनों के साथ, तो आपका बैंक अकाउंट तो बढ़ेगा। सामने क्या होगा? जिसने दिया है, द क्रेडिट द गिवर, सो यहाँ पर आप क्रेडिट कर देंगे अपने कस्टमर को। क्लियर? So bank account debit to customer account, a debit in the bank account and a credit in the account of the customer concerned. बस यही था हमारा सॉल्यूशन, as easy as that. अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कैलकुलेटर्स इन योर हैंड। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं दी है, बहुत इजी है। आपको दिए गए हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स, फिर आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सीओजीएस, देन आपको दिया है सेलिंग एक्सपेंस एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फाइंड क्या करना है इसमें? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आप मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला दे पाएंगे? बिल्कुल करेक्ट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है आपका सेल्स माइनस सीओजीएस। तो ये अगर मैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट बोलूं तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा यहाँ पर सेल्स होती हैं। ये आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इंक्लूडिंग परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा और जो फिगर यहाँ बचेगा वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अगर यहाँ बैलेंस आता है तो वो हो जाता है ग्रॉस लॉस। तो इस केस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? सेल्स कितना है? 3,40,000 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 1,20,000। बिल्कुल क्लियर। सो आंसर है यहाँ पर 2,20,000, ऑप्शन बी। ठीक है, अरे ये सीरीज है और भी क्वेश्चंस आएंगे इसी टाइप के। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? यस, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी पूरी की पूरी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस सिवाय इंटरेस्ट और टैक्स के। इंटरेस्ट और टैक्स एक्सपेंस के अलावा जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया है वो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी कि देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ी हुई कॉस्ट जो कि आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो, प्लस आपके पीएनएल अकाउंट से जुड़े हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही आएंगे। बस जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस होगा ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आता। तो अब आप मुझे टोटल एक्सपेंस बता पाएंगे? यहाँ पर इंटरेस्ट और टैक्स तो है नहीं, उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए। सो द टोटल ऑफ दीज थ्री थिंग्स, ये आपका सॉल्यूशन है। यस, 240 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ये बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बताइए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। क्या हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया? क्या हम सेल्स ऑलरेडी जानते हैं? तो बस उसे डिवाइड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या था हमारा? 220। सेल्स कितनी है हमारी? 340। अगेन बता दूं अगर किसी को कंफ्यूजन है तो, ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस सीओजीएस। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट।
तो हमारे केस में ग्रॉस प्रॉफिट आता है 2,20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सीधा सेल्स पर कैलकुलेट किया जाता है एंड इनटू 100। कैलसी इस पर बताइए मुझे। यस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए 64.71। नेक्स्ट वन, ऑपरेटिंग रेशियो। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया है कि मुझे लगता है काफी रॉन्ग आंसर्स आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से आपने ग्रॉस प्रॉफिट देखा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, हो सकता है अब आप बोले ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, बट स्टूडेंट्स वो करेक्ट नहीं होगा। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स। पूरी सेल्स में आपके ऑपरेटिंग खर्चे कितने हैं वो बताता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला रेशियो फाइंड करना होता तब यहाँ पर होता ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या और एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्या आपके पास हर एक्सपेंस की डिटेल्स हैं? तो उन्हें ऐड अप कर दीजिए। 1,20,000 प्लस 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा बताइए। 240 डिवाइडेड बाय योर सेल्स डिवाइडेड बाय 340। अब आपको क्या करेक्ट आंसर मिल चुका है? यस, इट्स ऑप्शन डी। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, हो सके तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज जहां तक मेरी नॉलेज कहती है आप लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड किया होगा, जो कि होगा 3,40,000 माइनस ऑल दी एक्सपेंसेस यानी 2,40,000। तो कहीं ना कहीं आपने 1,00,000 डिवाइडेड बाय 340 किया होगा, एंड आई टेल यू वो आपको क्या आंसर देगा। इससे आपको आंसर मिला होगा 29.41, और वो तो ऑप्शन ही नहीं है, राइट। इन केस अगर यहाँ पर एक ऑप्शन 29.41 होता तो आप में से मैक्सिमम लोग शायद उसे टिक कर देते। प्लीज बहुत ध्यान से आपको चलना है रेशियो एनालिसिस में। कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा नहीं है, बट बस आपको फॉर्मूलाज को मेमोराइज ही करना है, और अगर आपने उसे अच्छे से कर लिया तो आपके मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बिल्कुल धूमधाम से राइट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट था आपके लिए अटैच किया गया है, देखिए। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला जो है इसमें क्लियरली आपको दिख जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, ये होता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं सीओजीएस प्लस सेलिंग प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए 240, सेल्स आपको ऑलरेडी दिया गया था 340, और आपका रेशियो यहाँ पर आ गया है 70.58। ओके स्टूडेंट्स, वी आर गुड टू गो। In case of death of depositor, interest for overdue period will be paid at dash if depositor dies before maturity of fixed deposit received। कि किसी पर्सन ने एक फिक्स डिपॉजिट कराया है और वो मेच्योर हो उससे पहले उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो ऑन द डे ऑफ हिज डेथ उसे किस रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगेन आप लोग बैंकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से। आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज। मैं देख पा रही हूँ ऑप्शन डी लिखा है आपने। ऑप्शन डी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं है। विच एवर इज मोर, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं बोलता है कि जो ज्यादा है वो आपका रेट होगा, तो नहीं, ऑप्शन डी तो स्ट्रिक्टली एलिमिनेटेड है। ऑप्शन ए बी और सी में से बताइए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि तीनों ही हमें इक्विवेलेंट वे में मिल रहे हैं आंसर्स। ऑप्शन ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बट नो, कोई एक ही है करेक्ट आंसर। अब अगर आप करेक्ट आंसर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या अब आप ब्रेनस्टॉर्म कर चुके हैं तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए। मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर होगा सेविंग रेट। जिस दिन उनकी डेथ होती है डिपॉजिटर की, उस दौरान जो सेविंग रेट चल रहा होगा उनको उस अकॉर्डिंग अपनी फिक्स डिपॉजिट पर रेट मिल जाएगा। ठीक है, स्टार मार्क द सेम। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर इज ट्रस्टी बेनिफिशियरी इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस।
इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन में बैंक और कस्टमर के बीच की रिलेशनशिप एक ट्रस्टी और बेनिफिशियरी वाली होगी? सारे केसेस देख लीजिए। पे ऑफ ड्राफ्ट, सेकेंड गुड्स लेफ्ट negligently by customer, third money deposited, no instructions for its disposal. तीनों ऑप्शंस में क्या कुछ भी कॉमन मिल रहा है आपको जिससे कि आप इसे एलिमिनेट कर सकें या उसे फिक्स कर सकें? ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2, ऑप्शन बी बोलता है 1 and 3, ऑप्शन सी बोलता है 2 and 3 एंड ऑप्शन डी बोलता है ऑल ऑफ द अबव। तो कहीं भी कुछ कॉमन तो नहीं है। अब बताइए मुझे। यस, आपका डाउट हो सकता है इसमें हो कि ये सेकंड वाला केस पता नहीं ट्रस्टी बेनिफिशियरी है नहीं, बिकॉज 1 और 3 तो पक्का है। 1 और 3 पक्का है यानी कि आपके पास स्कोप में ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है। अब क्या हमें ऑल ऑफ द अबव में जाना है या 1 और 3 में ही जाना है? स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर 1 and 3 में जाना होगा, बिकॉज ये जो ऑप्शन 2 है यहाँ पर ट्रस्टी बेनिफिशियरी नहीं बल्कि बेलर बेली वाली रिलेशनशिप दिखती है। आपको अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बेसिक नॉलेज हो तो आप इसे बिल्कुल इजीली बता पाएंगे कि यहाँ पर बेलर बेली वाली रिलेशनशिप दिखती है कि आपने अपने गुड्स किसी के पास छोड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करता है और आप उसके बेली हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर है ऑप्शन बी 1 and 3। पे ऑफ ड्राफ्ट और मनी डिपॉजिटेड में एक ट्रस्टी और बेनिफिशियरी की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, राइट? नेक्स्ट वन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्लीज कैलकुलेटर्स इन योर हैंड। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ओके, हैव अ लुक। एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन 2 schemes। अब आपने इन्वेस्टमेंट किया है ए और बी दो स्कीम्स में। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए टू दैट ऑफ बी इज 17:8। अब आपको दोनों की इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताया गया है। कोई अमाउंट नहीं बताया, आपने टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट किए वो भी नहीं बताया। जब भी ऐसा कोई केस आए आप बहुत ही आसान अजम्पशन लेकर चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मानते हैं 1 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, तो आप उसको इन रेशियोज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो स्कीम ए में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा? 1 लाख का 17 जो रेशियो है, रेशियो एनालिसिस यानी कि एक तरह का परसेंटेज दिया गया है आपको। 17 + 8 कितना होता है? 25। तो 17 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1 लाख, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए। यानी कि अमाउंट आ जाएगा कहीं ना कहीं आपके पास 68,000 एंड स्कीम बी में रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 32,000। क्लियर है? क्या अब तक आप इसको समझ पाए? ये कोई एक्चुअल फिगर्स नहीं है स्टूडेंट्स, बस ये हमारी अजम्पशंस है जो हमने 1 लाख रुपए को मान के ली है। A gives interest after 2 years at 10% compound interest। अब स्कीम ए में जो भी फंड्स हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। मेथड क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और ड्यूरेशन कितनी है? 2 years। क्या अब आप मुझे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड करके दे सकते हैं? बहुत इजी है। देखिए 68,000 प्लस 10% वंस प्लस 10% ट्वाइस, तो आपके 68,000 अल्टीमेटली बन जाएंगे 82,280। इंटरेस्ट का फिगर कितना होगा? उसमें से आप प्रिंसिपल लेस कर दीजिए 68,000, तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 14,280। एम आई क्लियर? ये मैं बहुत स्लो स्पीड में जा रही हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल मेरे साथ साथ इसे रिलेट कर पाए। तो ये हमने हाफ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब बी का रेट क्या है? बी गिव्स इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, ये भी 2 साल की ड्यूरेशन है। 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन मेथड है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। क्या आप मुझे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट बता पाएंगे? 32,000 इंटू 21% इंटू 2 years, यहाँ पर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा 13,440। क्लियर? और इसका मेच्योरिटी अमाउंट क्या हो जाएगा आफ्टर इंटरेस्ट? ऐड कर दीजिए प्रिंसिपल अमाउंट इसमें, वो हो जाएगा 45,440। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। What will be the ratio of interest earned through A to that of B?
अब आपको ए और बी के इंटरेस्ट का प्रपोर्शन फाइंड करना है, जैसे आपको प्रिंसिपल का प्रपोर्शन दिया गया था। अब आप कहेंगे नेहा मैम यहाँ पर हमें अमाउंट तो दिए ही नहीं थे, सिर्फ रेशियोज दिए थे, कहाँ से हमारे पास 68,000 आया? तो स्टूडेंट्स ये तो हमने अज्यूम किया है ना। आप यहाँ पर चाहे कोई भी फिगर अज्यूम करें, आपका ये रेशियो वही आएगा जो करेक्ट होगा। ओके, तो अब मुझे इसका रेशियो फाइंड करके दीजिए। 14,280 डिवाइडेड बाय 13,440, कीजिए कैलकुलेटर्स पर। ये आ रहा है 1.0625, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स ये रेशियो है। अब जिस रेशियो का भी सॉल्यूशन 1.0625 आए वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 1.0625। बारी बारी कितना ही टाइम लगेगा, हर ऑप्शन को देख लीजिए। 9 डिवाइडेड बाय 11 कितना होता है? 0.818, सो नो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। 17 डिवाइडेड बाय 16 कितना होता है? ये आ चुका है हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप जो फिगर चाहें इस 1 लाख की जगह उसे ले सकते हैं और देखिए आपका आंसर यही आएगा। इन केस यू वांट मी टू हेल्प यू, तो मैं यहाँ पर सपोज अब 2 लाख के साथ ही सेम एग्जांपल को डिस्कस करती हूँ। चलिए 2 लाख का हमारा प्रिंसिपल है, 2 लाख का हमारा टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ओके, अब उसको आपको डिवाइड करना है 17:8 के रेशियो में। तो 2 लाख इंटू 17 डिवाइडेड बाय 25, ये होगा आपका ए में इन्वेस्टमेंट। बताइए मुझे आंसर। 1,36,000, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हो जाएगा बी में 64,000। क्लियर। अब आप दोनों के रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इस बार हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। ए में था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 1,36,000 प्लस 10% 1 प्लस 10% ट्वाइस। बताइए। ये आपका बन जाएगा एंड में 164,560। तो आपका इंटरेस्ट फिगर कितना होगा यहाँ पर? 28,560। क्लियर, लिख दीजिए इसे 28,560। अब अगले में हम फाइंड करेंगे स्कीम बी का इंटरेस्ट, वो है सिंपल इंटरेस्ट। 64,000 कितना परसेंट इंटरेस्ट? 21% फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 2 ईयर्स। उसका हो जाएगा 26,880। 26,880। अब बस आपको इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। दोनों को आपस में डिवाइड कीजिए। 28,560 डिवाइडेड बाय 26,880। लेट मी नो द आंसर। 1.0625। क्या यही था जो हमारा पिछले क्वेश्चन में आया था? तो यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप अजम्पशन क्या लेते हैं, आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन यही आने वाला है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल के साथ भी देख लिया, अलग अलग वैल्यूज को पुट करके भी देख लिया। ठीक है, आई होप आप लोग का डाउट अगर था तो रिजॉल्व हो चुका है और आप क्लियरली इस चीज को समझ चुके हैं। स्टूडेंट्स आपके रेशियो एनालिसिस या फिर पूरे एएफएम में अक्सर कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट करेंगे। तो वहां पर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को भी साथ रखना है और अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना है और इसी तरह से आंसर्स पर रीच आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। अगर आपको इस तरह के और भी सेशंस देखने हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस एग्जामिनेशन डे तक आएंगी। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारे टॉप एमसीक्यूज डिस्कस कर पाएंगे रिस्पेक्टिव ट्यूटर्स के साथ। और तो और प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर काफी जरूरी नोटिफिकेशंस, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ रैप अप करती हूँ। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू, सी ए नेहा बंसल साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे।